हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी का जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है, 2018 का पेपर था, उसको अब 2023 में 26 से 27 जून को कराने वाले हैं। इसके उपलक्ष्य में हम यूथ का जो बुक है उसको कंप्लीट कराने के लिए जीएस और हिंदी का इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो कराएंगे। इसके पहले जीएस का प्राचीन इतिहास हम पढ़ा चुके हैं। आप जाके इस चैनल के ऐप पे चले जाइए, देख लीजिए उसको। और आज हम हिंदी का जो ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला का वर्णक्रम है, आज इसको हम पूरे कंप्लीट एक वीडियो में पढ़ा देंगे। ऐसे ऐसे हम एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर खत्म कर देंगे। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है? क्योंकि अब ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं बचा है। 26 से 27 जून को एग्जाम है आपका। जो इसमें आज पहला चैप्टर आपका है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला एवं वर्णक्रम। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो है आपके वर्ड, ठीक है? वर्ग मतलब शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो 52, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितना होती है? 33 होती है। और 2 अयोगवा अंक, 2 द्विगुण होते हैं कौन? ड ढ, तथा 4 संयुक्त वर्ड होते हैं कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है? इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा की मूल इकाई क्या है? तो वो है आपका ध्वनि, ऑप्शन बी सही है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से कोई इकाई पद शब्द से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ड है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका है वर्णों के समुदाय को क्या कहा या क्या कहते हैं? तो वो आपके वर्णमाला, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किससे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने? 12 वर्ड है। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितना है? तो वह है 52। कौन कौन सी? कितना है? 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52 है। और वहीं स्वर जो है 11 है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री और ए, आई, ओ, औ। एक टोटल 11 हो गए। अब व्यंजन कितना है? क वर्ग से शुरू होता है 5, फिर च से 5, ट 5, त से फिर 5, प से 5, अंतस्थ जो है यह लवा जो है 4 होते हैं। उसमें व्यंजन जो होते हैं स, ह, ये 4 होते हैं। एक क्यों? उसमें व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से आप लोग बॉक्स देख लीजिएगा। और संयुक्त व्यंजन कितना होता है? तो वो होते हैं 4। अयोगवाद जो होते हैं अ अंक 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ड ड़, ये 2 होते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ड होते हैं। हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती है? वो आपके 2। कौन कौन से? स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद हैं? 2। अगला क्वेश्चन जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर, ऑप्शन बी सही है। ये वीडियो में एग्जाम में पूछ चुका है 2018 वाले पेपर में, ठीक है? तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बंध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितने हैं? 11। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं स्वर, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितना? तो है आपके 11। अभी हम लोग को इसके पहले बताया हूं, ठीक है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसमें अ है,
उ है, ए है, री नहीं है, ऑप्शन डी। क्योंकि प्रश्नगत विकल्पों में से री जो है स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ड है जो च वर्ग के पंचमाक्षर में आता है। अगला क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है इसमें, तो ये आपका जैसे ब नहीं है, क्योंकि यह एक स्पर्श व्यंजन है, यह प वर्ग के तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो है आपका ओ, क्योंकि आ ई उ ये है स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या है, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे दीर्घ स्वर में दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ का मतलब अ प्लस अ, ई का मतलब ई प्लस ई, उ मतलब उ प्लस उ, मूल दीर्घ स्वर है। इसके बाद आपका आता है स्वर संयुक्त स्वर, जो दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं, दो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए मतलब अ प्लस ई, ए, अ धन ए, ओ धन अ धन उ के संयुक्त स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो इसमें ई जो है दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसमें आ है दीर्घ स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो है आपका ऑप्शन डी, ए, ऐ, ओ और ये क्या है, संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो है आपके 3। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, लुप्त स्वर उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है, तो यह स्वर है, ऑप्शन ए सही है। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं, तो वे आपके दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और लुप्त स्वर ये भी है, मतलब तीनों, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार की होती है, तो आपका 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अर्ध विस्तृत स्वर क्या है, तो आपका ए, ऑप्शन ए सही है। विस्तृत मतलब क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है, जैसे आ। ठीक है, अर्धवृत्त में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता है, जैसे अ, ए, आ, ओ, ये क्या है, अर्धवृत्त स्वर है। अर्धसंवृत्त क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार या मुख द्वारा आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ये क्या है, अर्धसंवृत्त है। और संवृत्त क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। अंतः दिए गए विकल्पों में से ए जो है अर्धवृत्तीय स्वर है। अगला क्वेश्चन आपका है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका भाषा विज्ञान दृष्टि से उ जो है किस प्रकार का स्वर है, ये आपका पश्च स्वर, ऑप्शन डी से है, क्योंकि ये अंदर से निकल रहा है शब्द, इसे उ। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा उ पश्च संवत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, उ, ओ, आ। और संवृत्त उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, इनमें जो मुख का भाग है कम खुला रहता है।
अगला क्वेश्चन जो ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? ये आपका ई ऑप्शन ए सही है। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अवृतमुखी क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, अवृतमुखी जो स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है तो वृत्तमुखी स्वर कहला। इसमें जो ओठ का हिस्सा बनता है वो गोलेकार बनते हैं, जैसे उ, ओ, आ। अतः दिए गए विकल्पों में से ई अवृत्तमुखी स्वर है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? वो है अ। ऑप्शन अ सही है। और जो ई और बड़ी ई है ये आपका तालव्य वर्ण से आता है। उ जो है आपका ओष्ठ वर्ण है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? वो है आपका आ, क्योंकि आ जो है ओष्ठ नहीं है, ये कंठ ध्वनि है। उ और प के वर्ण के ओष्ठ ध्वनियां हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? वो आपका उ। ये वीडियो एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कंठ को अ, आ, तालु से ई, मूर्धा से री, ओष्ठ से उ, कंठ तालु से ए, ऐ और कंठ ओष्ठ से ओ, औ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है? तो वो है आपका सी, ए, ऐ। कंठ तालव्य वर्ण ए, ऐ है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ठीक है। और री और स जो है ये आपका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, और आ जो उच्चारण होता है ये आपका कंठ से होता है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? वो आपका है ए, ऑप्शन बी सही है। ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थानों को इसमें भरना है, तो कंठ हो, यहाँ कंठ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तालु। ऑप्शन के हिसाब से सी सही है। ओ किस प्रकार का वर्ड है? तो ये आपका है कंठोष्ठ। ऑप्शन डी सही है इसमें। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ ओष्ठ। ऑप्शन डी। 33वां क्वेश्चन आपका ई बड़ी च, छ, ज, झ, इय आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यह होता है तालव्य से। ऑप्शन सी सही है। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जिह्वा लालू या तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, इय आदि। अगला क्वेश्चन आपका है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ये आपका ई और बड़ी ई, क्योंकि वर्णमाला का ई और बड़ी ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्री मतलब नदी, बालिका आदि। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी सही, आज। इसमें आज शब्द में री स्वर नहीं है। शेष सभी स्वरों में री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जैसे कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो आपका विष्टि। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? वो आपका संभालना। ऑप्शन डी सही है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। ऑप्शन सी सही है। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया रहता है, जैसे क प्लस अ, ख प्लस ख, अ प्लस मतलब ख। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 33। इसके पहले हम बता चुका हूँ। एक ग्राम पंचायत अधिकारी मतलब वीडियो के 2016 एग्जाम में ये पूछ चुका है। हिंदी वर्णमाला में कुल 37 मानी गई संख्या, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इञ, ट ठ ड ढ अढ़, त थ ध न,
प फ ब भ म य र ल व और स ह और 4 संयुक्त व्यंजन भी है, छ त्र ज्ञ स्र। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? वो है आपका क और ख। और जो च और ज है आपका तालव्य है, ध्वनि है। और ट और ढ जो है आपका मूर्धन्य है और यह रल जो है अंतस्थ व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? जो दंत है आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो, ल। ठीक है, ल देखिए आपका दांत से जीभ से टच हो रहा है। इसकी अगला क्वेश्चन जो है आपका, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है आपका कंठ, ऑप्शन बी सही है। हिंदी की स ध्वनि है, वो है आपका तालव्य, ऑप्शन बी। हिंदी का स वर्ण तालव्य ध्वनि है। अन्य तालव्य वर्ण ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, ञ और यह है। तालव्य व्यंजन कौन सा इसमें? तो च, छ, ज, झ, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है आपका तालु। अगला क्वेश्चन आपका है, य का उच्चारण स्थान क्या है? तो है आपका तालु, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सा है? तो है आपका है स, ऑप्शन सी सही है। दिए गए विकल्पों में से स जो है तालव्य ध्वनि है, ह जो है आपका मूर्धन्य ध्वनि है, प जो है आपका ओष्ठ ध्वनि है और क जो है आपका है कंठ ध्वनि है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी है? तो च, छ, ज, झ, ऑप्शन ए सही है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह तालु। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तो है तालव्य, ऑप्शन सी सही है इसमें। ढ मतलब वर्ग का उच्चारण स्थान है और वर्ग के रिक्त स्थान को सही विकल्प चुनिए। इसमें जो है आपका रिक्त स्थान पर बी होगा, ट और चौथा शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतत्य नहीं है? तो है आपका ट। त न द ये है, ट नहीं है, क्योंकि ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दत्य नहीं है। ट वर्गों के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, शेष जो है त वर्ग के व्यंजन से दत्य है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो है त, ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो है आपका त। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो है आपका सी, ल। मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान करते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। उच्चारण स्थान और व्यंजन, जैसे कंठ को क, ख, ग, घ, ड़, ह से विसर्ग संधि है। तालु से च, छ, ज, झ, ञ, य, स है। मूर्धन्य से ट, ड, ढ, ड़ और र, स। दत्त से त, थ, द, ध, न, ल, यस। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म और दंतोष्ठ से ओ। अतः ल जो है दत्त ध्वनि है। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो ये आपका है ओष्ठ, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की ब ध्वनि कौन सी है? ए ओष्ठ है, क्योंकि ओठ से ओठ संपर्क हो रहा है इसलिए ओष्ठ ध्वनि है। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ, ये द से स्पर्श कर रहा है। निम्नलिखित में से ध्वनि में कौन सी दंतोष्ठ है? वह। दिए गए विकल्पों से वह ध्वनि दंतोष्ठ है। थ जो है दंत ध्वनि तथा फ और म जो है ओष्ठ ध्वनियां है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? वो है आपका ध। 5 वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है।
अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? वो है आपका यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि यह अंतस्थ व्यंजन है। से सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियां है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो आपके क च प द, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो है आपका सी, वो है। दिए गए व्यंजनों में से वह अंतस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होता है, वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में यह मतलब तालव्य, र मूर्धन्य, ल मतलब दत्त तथा व मतलब दंतोष्ठ 4 अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से यह तथा वह अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वो है आपका ये ऑप्शन बी सही है। वह व्यंजन है जो आपका अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आता है। उष्म व्यंजन में स स ह। महाप्राण और अघोष में, जैसे महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है, उसे महाप्राण कहते हैं। अब पहला और तीसरा जो है वो आपका है अल्प प्राण। अघोष में पहला दूसरा व्यंजन आता है, जिसे स ह, और वही सघोष में जो आपका आता है तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द। अगला क्वेश्चन है, यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन? तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। और वर्णों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो है आपका य र ल व। और जो स, बड़ा सा और छोटा सा ह जो है आपका, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उष्म व्यंजन। अच्छा त्र ज्ञ स्र जो है आपका, इसको क्या कहते हैं? इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अच्छा छ ज झ जो होती है इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो है आपका बी। उष्म व्यंजन कौन सा है? तो है आपका है, उष्म व्यंजन है। स, बड़ा सा, छोटा सा है, एक क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से उष्म व्यंजन नहीं है इसमें? तो आपका ग नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है, बी सी सही है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और उष्म कितने वर्ण हैं? तो 8 हैं। ऑप्शन बी सही है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो है आपके संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए सही है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन को स्थान प्राप्त है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो है आपका फ। ये जो ओष्ठ से है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो है आपका ज्ञ। ऑप्शन बी सही है। छ मतलब वर्ड किसके योग से बनता है? आधा का और स से छ बनता है। छ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपका है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन सी सही है। यज्ञ वर्ण 3 वर्णों के संयोग से बना है, तो वह आपका ज और इ से। ऑप्शन बी सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह है? तो वह आपके 2। कौन कौन से? अनुस्वार तथा विसर्ग और अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह अर्थात मतलब योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियां न तो स्वर है और न ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन जो है आपका बी होगा, ए होगा।
निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सी है? नासिक व्यंजन जो है ये है आपका, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिक विवरण से होता है वे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? वो आपका है ऑप्शन ए सही है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है न स्वरों के समान, जैसे स, बड़ा स, छोटा सा और ह, इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है जिससे उष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ह जो है संघर्षी व्यंजन है। स, बड़ा स, छोटा स, ह कौन सी व्यंजन कहलाते हैं? ये आपका डी ऑप्शन, उष्म संघर्षी व्यंजन। अघोष वर्ण कौन सा है? एक सघोष होता है, अघोष होता है। पहला जो दूसरा अक्षर होता है उसको अघोष कहते हैं। जैसे इसमें कौन सा होगा? तो स होगा। ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, जैसे ट, ढ, ध, थ, स इत्यादि, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? अघोष। अब वही सघोष जो होता है वो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको सघोष वर्ण कहते हैं। निम्न से अल्प जो प्राण व्यंजन कहा जाता है उसको क्या कौन सा है? इसमें तो ग होता है, क्योंकि अल्प प्राण दो प्रकार, जैसे संयुक्त व्यंजन जो है व्यंजन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण में क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यरलव अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ठीक है। वही महाप्राण को इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स, बड़ा स, छ, सह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? इसको दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण को पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? जैसे देखिए अब इसमें अल्प प्राण पूछा है तो जो महाप्राण है उसमें दूसरा और चौथा वर्ण, ख आपका दूसरा वर्ण है। ठीक है। छ जो है आपका पहला वर्ण, इसके हिसाब से जो आंसर होगा कौन सा होगा? सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्प प्राण ध्वनियों को समूह कौन सा है? तो है आपका बी, ज, ज, इ। ठीक है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो है आपका त। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो है क और ग, क्योंकि पहला और तीसरा, इसके बाद पांचवा होता है इसमें। सभी महाप्राण वर्णों या महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? इसमें जो होगा देखिए ए ऑप्शन, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है। महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो है आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन, मतलब सी सही है। निम्न से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो है आपका है थ। निम्न से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपका है घ, दूसरा और चौथा मतलब घ। निम्न से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपका है सी, भ। अघोष वर्ण कौन सा है? तो है आपका स, डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वतंत्रियों खुली रहती है और वायु बिना अवरोधक के बाहर आ जाती है,
वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स, बड़ा स, छोटा स अघोष व्यंजन है। ठीक है, इसे अघोष वर्ण कहते हैं, पहला और दूसरा। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है उसको सघोष कहते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें पहला और दूसरा देख लीजिए, तो जो क है आपका पहला वर्ण यही मिल गया। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो ये भी च, ऑप्शन ए सही है। निम्न से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें पहला शब्द कौन सा है? पर, तो मिल गया, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष को घोष जो है आपका, इसको सघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ना समझे कि खाली घोष है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों या सकृत होती है तथा उनसे नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष घोष वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में स्वतंत्रियों समीप आ जाती है, जिसमें वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वतंत्रियों को कंपन होती है। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? त जो है घोष वर्ण नहीं है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? वो आपका है ज। सघोष वर्ण कौन सा है? वो आपका है ब। ऑप्शन सी सही है। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य मतलब ह आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में से ह काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, वायु बंद कंठ को खुलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन से उसमें व्यंजन जो है ट का पंचमाक्षर है, यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन से र का विवरण क्या है? तो है वतस्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण और व्यंजन। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो वह है आपका ल। ऑप्शन बी सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वस्त्र का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ल ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? वो है य और वह अर्ध स्वर कहलाते हैं। य और वह। र जो लुंठित ध्वनि है, र जो है लुंठित ध्वनि है और ल जो है आपका पार्श्विक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है? तो आपका सीख है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पंचवर्ग के सभी व्यंजन हैं। उसके बाद कंठ ध्वनि में क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, अह तथा ह आता है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और य, र, ल, व आता है। अब महाप्राण में दूसरा और चौथा शब्द आता है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? वो आपका मातृभूमि। ऑप्शन डी सही है, इसमें र शब्द नहीं आता है। मात्र में आता है, क्रम में, मूर्धा में भी आता है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो आपका डी, इसे के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार मतलब ये देखिए इसका चिन्ह है, एक व्यंजन ध्वनि है, इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वो आपका लिपि। ऑप्शन बी सही है। लिखित भाषा में मूलतः ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा
जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर वे वर्ड हैं जो वर्ड अन्य वर्गों या वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाते हैं? तो आपके युग्मक ध्वनि, ऑप्शन बी सही है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अकरांत, ऑप्शन डी सही है। अयोगवाद ध्वनि कौन से? तो य ल व अंतस्थ व्यंजन है। अयोगवाद जो अ तथा अंक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो है आपका क। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सी शब्द आएगा? तो है आपका री छ, मतलब ऑप्शन बी सही है। ऋक्ष मतलब री धन क स और अ। ऋग्वेद में ऋण और ऋणु। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो है आंख, ऑप्शन ए सही है। आंख, आंच, आकर और आग। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। इसको देख लेना थोड़ा सा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो है आपका सी। कच्छ शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो है क आधा क सा, मतलब ऑप्शन सी सही है। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क धन आधा क सा है। शेष विकल्पों के शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है विराम चिन्ह, अगले वीडियो में इसको लाएंगे कंप्लीट। एक चैप्टर में एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। बस इसको आप लोग लगातार बस देखते रहिए। वीडियो 3 से 4 बार देख लीजिए, रिवाइज अच्छे से हो जाएगा पूरा। ठीक है, और जो भी आपको सुझाव हो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।